हेलो बच्चों। आज हम एल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। और देखो, फर्स्ट पार्ट जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या होता है, सब बताया है। और एल्कोहल फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन के बाद हमने इनकी प्रिपरेशन खत्म करी थी। ठीक है, सारी प्रिपरेशन कवर कर ली थी हमने फर्स्ट वीडियो में। अब जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे वो फर्स्ट वीडियो देखे पहले, फिर सेकंड पार्ट देखे। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी, और ईथर का पोर्शन जो कवर होगा वो पूरा कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर हम कवर करा दें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैंने देखो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और इंटेक्स क्वेश्चंस जो मैंने फर्स्ट एल्कोहल हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स के मैंने डाले थे, तो वो आप सभी ने लगा लिए हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें। बेटा, तैयारी करने के लिए क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी होता है। जो बच्चा क्वेश्चन नहीं लगा रहा है वो मार्क्स नहीं आएंगे उसके। ना वो अच्छे मार्क्स तो भूल जाओ, पास ही हो जाओ, वही बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो आफ्टर द चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से एल्कोहल और फिनॉल की। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं? बॉइलिंग पॉइंट सर। देखो, बॉइलिंग पॉइंट के किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको वन बाय वन। और कैसे आपको आंसर करना है विद रीजन, वो भी वन बाय वन बताऊंगा। बस ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो, जैसे पहले अल्कोहल का ही मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन ये आया, आपसे पूछा इन तीनों में से वन टू और थ्री सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, इसमें एक OH है, इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है। लेकिन कार्बन चेन यहाँ पे क्या हो रही है? सर इसमें तो एक ही कार्बन है, इसमें दो है, इसमें तीन है। यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है। हाँ, हो रही है ना इंक्रीज। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका, फिर इसका। सर इसका क्यों होगा? क्योंकि इसका इन तीनों में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो रीजन क्या है भाई इसका ज्यादा होने का? ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तो आसान था। बट अगर ऐसा आए क्वेश्चन कि भाई मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, जैसे बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। कितने कार्बन है इसमें? सर फोर। हाइड्रोजन कितने हैं? तीन, दो पांच, दो सात, दो नौ, 10। एक, देखो ध्यान दो, कार्बन कितने हैं? फोर। हाइड्रोजन धन 10 और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? सर चार। हाइड्रोजन 10 और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी कितने हैं? C4H10, एक ऑक्सीजन। अब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम आएगा। लेकिन सबसे इसमें देखो चेंज होता है। इनमें भी डिफरेंट आपका बॉइलिंग पॉइंट है। इनमें अगर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा आपका ए का, उसके बाद बी,
उसके बाद सी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ए का क्यों ज्यादा है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। अब ए का ज्यादा क्यों है? तो भाई यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको सीखना है। इसका रीजन है भाई, ए का इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखो, एक तो सरफेस एरिया ए का ज्यादा है सबसे ज्यादा, दूसरा इसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है इसके, ड्यू टू दो रीजन है। लार्ज सरफेस एरिया एंड ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्सेस इन इसमें लॉन्ग कार्बन चेन में, नॉर्मल चेन में। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी होता है, लेकिन अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं तो आपको ध्यान देना है भाई कि किसका मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, एक तो था चेन ही अलग है, फॉर्मूला ही अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो गई, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कार्बन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसकी लॉन्ग कार्बन चेन होगी, है ना। बच्चों को क्या बताते हैं टीचर्स कि भैया जिसकी लॉन्ग कार्बन चेन वाला है, जो स्ट्रेट चेन है उसका, और जिसमें ब्रांच आ गए, वो ब्रांच वाले का कम हो गया और स्ट्रेट चेन वाले का ज्यादा हो गया। लेकिन नहीं, आप देखो एनसीईआरटी में पढ़ लो या कहीं भी पढ़ लो, आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा भाई बोर्ड में अगर आंसर आता है। तो एक तो क्या ज्यादा होता है, बताओ भाई, क्या ज्यादा होता है? सरफेस एरिया। क्या ज्यादा होता है भाई? सरफेस एरिया। और दूसरा वंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा बॉइलिंग पॉइंट का ही, एक वन बाय वन बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किससे बॉइलिंग पॉइंट से कैसे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, अगर कंपैरिजन करने लग जाए, जैसे ध्यान देना, किस किस में कंपैरिजन होगा? अल्कोहल में, और आपका ईथर में, और आपका एल्केन में। इन तीनों में अगर कंपैरिजन हो जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, फिर किसका होता है? ईथर का, फिर होता है एल्केन का। अब अल्कोहल का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? अगर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है ईथर और एल्केन से, इसका भी रीजन पूछता है भाई। क्या रीजन हो सकता है बताओ, अब बताओ। इसमें जो रीजन लगता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसका एक, इसमें रीजन लगता है अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्ड बना देता है। तो रीजन क्या आएगा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट इन किसमें? अल्कोहल्स, जो कि उनमें लैक होती है, ईथर में और एल्केन में, सबसे ज्यादा अल्कोहल में होती है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वाई, क्वेश्चन देखो भाई, प्रोपेन प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। आप बोलोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन भी, सॉरी कार्बन भी हमारे कम है और इसमें ज्यादा है। देखो ध्यान दो, स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपके लिए। जैसे प्रोपेनॉल तो ये हो गया,
और ब्यूटेन क्या है? 4 कार्बन का एल्केन। वो खुद कह रहा है कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ब्यूटेन से। प्रोपेन वनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? ब्यूटेन से। ऐसा क्यों? रीजन बताओ। तो बताओ भाई, अभी समझाया देखो। एल्कोहल का ज्यादा होता है एल्केन से। रीजन बताया है। क्या लिख दोगे? सिंपल। बताओ। ड्यू टू। सर क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग सेंट इन इसमें प्रोपेन वनॉल। सिर्फ इसी कारण से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? एल्केन से। क्लियर हो गया? अब आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है। अब आएंगे आपके लिए सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी बता देता हूँ कि एल्कोहल सॉल्युबल होता है वाटर में, सबको पता है। हाँ सर, वही एल्कोहल वाटर में डिजोल्व करते हैं और लोग बाग पता नहीं, उसमें तो पूरा बर्बाद है। हमारा देश सबसे आगे है पीने में। तो सिंपल सी बात है। एल्कोहल, वाई एल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर, या हाइड्रोकार्बन लेस सोल्यूबल इन वाटर है अगर कंपैरिजन करें। तो सिंपल सा एक रीजन है, अगर सोल्यूबिलिटी का कहीं पे भी कोई भी आपको क्वेश्चन मिले और पूछे कि वाटर में ये चीज सोल्यूबल क्यों है और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो सिंपल एक आंसर आपको लिखना है। कोई भी चीज हो, अगर आपसे पूछे भाई एल्कोहल्स आर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन, यही क्वेश्चन आ गया। सिंपल इसका आंसर है भाई। देखो, व्हाट क्या होता है फॉर्मूला एल्कोहल का? ROH। जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे ये बन गए ना, यहाँ पे क्या बनी है? इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। कोई भी चीज वाटर में तभी सॉल्युबल हो सकती है जब वो एच बॉन्ड बनाए। अगर वाटर के साथ वो एच बॉन्ड नहीं बना रही, तो वाटर में कोई भी वो चीज सॉल्युबल ही नहीं होगी। आपने एक चीज और पढ़ी पढ़ी होगी बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। ये बात अच्छे से समझ लो। एक सिंपल सी बात, कोई भी अगर बोले, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक सॉल्युबिलिटी का बताता हूँ कि भाई वाटर में सॉल्युबल क्यों है और ये वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है। तो वाटर में सॉल्युबल वही होगा जो वाटर के साथ एच बॉन्ड बनाएगा। जो वाटर के साथ एच बॉन्ड बनाएगा वही वाटर में सॉल्युबल होगा। जो नहीं बनाएगा वो नहीं होगा। इतनी बात आ गई समझ में? अब हमारे यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनॉल की होती है खत्म। अब ध्यान से पढ़ना। अब पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, बोलो आप। और एक एक यहाँ से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा, या केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा। पढ़ना आपको है, ध्यान देना है। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इतनी आसान भाषा में बता रहा हूँ कि कोई नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दो भाई। सबसे पहले है इसमें एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। जैसे ध्यान देना, एक क्वेश्चन आए एसिडिटी से कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक है। एल्कोहल और फिनॉल, समझो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं आपसे, एल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर एसिडिक इन नेचर।
तो आप बताओगे कैसे कि ये दोनों एसिडिक है? जैसे मैंने बोल दिया कि अल्कोहल भी एसिडिक है, फिनॉल भी एसिडिक है, लेकिन आप कैसे बताओगे पेपर में कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर है, फिनॉल एसिडिक इन नेचर है? हाउ कैन यू से दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर? आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। जैसे किसी को आप एसिड बताते थे क्लास नाइन्थ में, तो आप क्या करते थे कि उसमें लिटमस पेपर डालते थे, अगर कोई एसिड है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो बताओगे भाई कि एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। चलो बता देते हैं आपको। याद करो वही नाइन्थ में ही, आप मेटल के साथ रिएक्शन करते थे, याद है? एसिडिटी प्रूव करने के लिए, एसिडिटी क्या करने के लिए? प्रूव। तो किससे रिएक्शन कराते हो? मेटल से। पहला एल्कोहल का देखो, आपका ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप किससे रिएक्शन कराओगे? सोडियम मेटल से। तो आपका क्या बनेगा? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया भैया? सोडियम एल्कोक्साइड विद सोडियम मेटल। ये आपका एल्कोहल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अल्कोहल एसिडिक इन नेचर है, बताओ कैसे, कोई केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओगे आप? तो आप सिंपल सोडियम मेटल के साथ लिख कर दिखा दो। ऐसे ही सेम वे में अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल के लिए, तो फिनॉल पे के लिए भी आप क्या करोगे बताओ? सोडियम मेटल के साथ देखो, फिनॉल में तो आप ये देखो, सोडियम मेटल के साथ दिखाओ, NaOH के साथ दिखाओ, एल्युमिनियम के साथ भी ले सकते हो भाई, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दिखाओ। तीनों में सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा भैया? सोडियम फिनॉक्साइड। एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, गिव टू केमिकल इक्वेशन दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। गिव टू केमिकल इक्वेशन दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। आप फिनॉल की रिएक्शन एक बार सोडियम से दिखा दो, एक बार NaOH से दिखा दो, या इससे दिखा दो, आपकी मर्जी है, आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर ये बताना पड़ गया कि भाई अल्कोहल और फिनॉल हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, कैसे बताओगे? सोडियम मेटल से अल्कोहल को रिएक्ट करा दो, या एल्युमिनियम से करा दो, मेटल है दोनों, और इसमें सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, या सोडियम बाइकार्बोनेट से आप करा दो। तीनों रिएक्शन हमारी क्या प्रूव करती है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। क्या प्रूव कर रही है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अच्छा ठीक है सर, अब ध्यान देना, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब आपका ध्यान देना भाई, एक क्वेश्चन आता है एसिडिटी से ही, अगर कंपैरिजन किया जाए, क्या किया जाए? कंपैरिजन किया जाए। देखो ध्यान देना, जो अल्कोहल है हमारे, वो भी तो तीन टाइप के हैं। कंपैरिजन इन अल्कोहल्स, किसके लिए? एसिडिटी के लिए। ध्यान दो, ध्यान दो भाई। जैसे हमारे पास ये कौन सा अल्कोहल है? सर प्राइमरी। ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है? सर सेकेंडरी। दो एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, यहाँ पे एक जुड़ रहा है, और 1 2 3 इस वाले कार्बन से। तो ये कौन सा है? टर्चरी अल्कोहल। अल्कोहल दिख रहा है ना? ठीक है। अगर कंपैरिजन किया जाए इन तीनों में, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है भाई? बताओ। प्राइमरी अल्कोहल है, या सेकेंडरी अल्कोहल है, या टर्चरी अल्कोहल है? विच वन इज मोर एसिडिक? विच वन इज मोर एसिडिक? ठीक है, तो कौन सा है बच्चों, बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा एसिडिक है? तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो सर होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी। सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी। अब रीजन, ये तो आप लगा दोगे ऑर्डर, ठीक है? इनमें वाई, वाई प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक, अगर क्वेश्चन आता है वाई प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक,
एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो आप क्या आंसर करोगे? देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, भाई प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या आंसर करोगे? बताओ भाई। देखो, पहले आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जो एसिडिटी हम बताते हैं, वो बताते हैं पोलर नेचर की वजह से, पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड। ये पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव। जितना ज्यादा पोलर नेचर ओ एच बॉन्ड का, उतना ज्यादा एसिडिक। इतनी बात समझ में आई? जितना ज्यादा इस ओ एच बॉन्ड का पोलर नेचर, उतना ज्यादा एसिडिक। अब क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। मतलब एसिडिटी हम बताते हैं इसकी वजह से, पोलैरिटी की वजह से। अगर पोलैरिटी इंक्रीज हुई तो एसिडिक करेक्टर भी, एसिडिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर पोलैरिटी डिक्रीज हुई तो एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट मीन्स पोलैरिटी, एसिडिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो हमारे आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो है, एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आर ग्रुप कैसे हैं हमारे? आर में जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं आप सभी को पता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलो आप। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑक्सीजन एटम पे, विच टेंड्स टू डिक्रीज द पोलैरिटी। और इफ देन अगर पोलैरिटी डिक्रीज हुई, एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से समझो भाई, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी। अब समझ में आएगा। डेंसिटी बढ़ी तो पोलैरिटी घटी, डेंसिटी बढ़ी तो पोलैरिटी घटी, और पोलैरिटी घटी तो एसिडिक करेक्टर भी घटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो पोलैरिटी घटी, एसिडिक करेक्टर भी घटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो पोलैरिटी बढ़ेगी और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। अब ये जो आर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो पोलैरिटी घट रही होगी, और पोलैरिटी घटेगी तो एसिडिक करेक्टर भी घटेगा। इतनी बात समझ लो बस। देखो, ध्यान से समझो, लैंग्वेज समझो भाई। if ये R groups are electron releasing group which tends to increase the electron density on oxygen atom, which decreasing the polarity of OH bond. That's why acidic character decreases in tertiary alcohol and secondary alcohol. इतना समझ में आया आपको? नहीं आया भाई? समझ में आया ना? तो यही आपका इसमें रीजन है, और यही आपको लिखकर, भाई ध्यान दो, आपको प्रॉपर, देखो प्रॉपर बताता हूँ, प्रॉपर लिखना कैसे आंसर। आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन और अगर तरीके से लिखना चाहते हो इसको, और तरीके से लिख लो भाई। ध्यान दो, आप क्या लिखोगे? द एसिडिक करेक्टर एसिडिक करेक्टर इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ ओ एच बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लाइक कौन कौन से? मिथाइल एंड, मिथाइल एंड इथाइल, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब क्या लिखोगे?
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विच tends to increase the polarity which tends, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो क्या करेंगे, which tends to decrease the polarity of OH bond. That's why simple बस, that's why primary alcohol has more acidic than secondary and tertiary alcohol. इतना समझ में आ गया भाई? बोलो बच्चों, आपका प्राइमरी क्यों मोर एसिडिक है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल पे एक ही आर ग्रुप है और इन पे दो आर ग्रुप है और इस पे कितने आर ग्रुप है, तीन आर ग्रुप है। ठीक है, जिसकी वजह से आप सिंपल ये वाला लिखकर भी आ जाओगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, ये वाला लिखकर आओगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतना समझ में आ गया बच्चों? आपने अभी जो पढ़ा वो पढ़ा कि आपने अभी जो पढ़ा बेटा वो पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल्स। इतना आपने पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिनॉल के लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अगर ये तो देखो आपको पता चल गया कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल। अब जो कंपैरिजन, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, नेक्स्ट कंपैरिजन देखो ध्यान से। नेक्स्ट कंपैरिजन है फिनॉल एंड प्राइमरी अल्कोहल, ये अल्कोहल बोलो। अभी मैंने अल्कोहल लिख दिया, प्राइमरी सेकेंड टर्चरी बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फिनॉल और अल्कोहल में विच वन इज मोर एसिडिक? अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दो, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। फिनॉल एंड अल्कोहल में से विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई? अगर क्वेश्चन आया फिनॉल, ये देखो ये हमारा फिनॉल है भाई और ये अल्कोहल है बच्चों, चलो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा मोर एसिडिक है? तो रीजन, और रीजन भी बताना है बच्चों। इन दोनों में फिनॉल इज मोर एसिडिक, वाई सर? फिनॉल मोर एसिडिक क्यों है प्राइमरी अल्कोहल से? देखो वही है, आंसर वही है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो ये जो हमारा, हम पोलैरिटी बताते हैं OH बॉन्ड से, ये जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है वो कार्बन कैसा है यहाँ पे? सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, या आप बोलो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या करता है, ऑक्सीजन एटम से, ध्यान दो हमने यही तो पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी, और पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी। ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पोलैरिटी इंक्रीज हुई तो एसिडिक करेक्टर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ध्यान दो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम on which oxygen atom is attached, it decreases the polarity or it decreases the electron density on oxygen atom। कौन? ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम।
if electron density it decreases, then polarity will be increases, and if polarity will be increases, then acidic character of phenol is more acidic than primary alcohol. इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं आई? बताओ बच्चों। आ गई सर, आ गई। एक बात और बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो बोल रहा हूं, फिनॉल इज मिलियंस टाइम्स मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल। बात याद रखना, अगर आपने अल्कोहल को मोर एसिडिक लगा दिया पेपर में, तो बेटा मार्क्स बहुत गंदे वाले काटता है एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है। अच्छा, अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप सिंपल बताओगे कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर या ड्यू टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम electron density decreases, then polarity of OH bond will be increases. If polarity of OH bond will be increases, then acidic character also increases in phenols. That's why phenol is more acidic than a primary alcohols. अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ऑर्डर अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों, ऑर्डर क्या है बच्चों? Phenol is more acidic than primary alcohol. Primary alcohol is more acidic than secondary alcohol, and secondary alcohol is more acidic than tertiary alcohol. और विद रीजन आप इसको बता सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे कि सर फिनॉल से मोर एसिडिक क्या होगा? आपने बताया कि फिनॉल जो है हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्चरी अल्कोहल से। फिनॉल से ज्यादा क्या एसिडिक है? इसका भी आंसर लो भाई, ध्यान दो, इसका भी ऑर्डर पढ़ो आप यहीं पे ही। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, अब ध्यान देना इसका भी। ये हमारा फिनॉल है, इससे ज्यादा मोर एसिडिक होता है टू नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है? फिनॉल। अब सर टू नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, भाई रीजन, रीजन पूछेंगे सर सब में, ऐसा क्यों कि टू नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है किससे? फिनॉल से। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान दो भाई, जो NO2 ग्रुप है, कौन? NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, अपनी तरफ खींचता है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर और कम हो गई, और कम हो गई बच्चों, तो पोलैरिटी हमारी और बढ़ जाएगी, और पोलैरिटी और बढ़ गई बच्चों तो एसिडिक करेक्टर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है ऑक्सीजन एटम से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो पोलैरिटी बढ़ी, और पोलैरिटी बढ़ी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। इतनी बात याद रहेगी। तो फिनॉल से भी ज्यादा मोर एसिडिक कौन होता है बच्चों? टू नाइट्रोफिनॉल। और टू नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा मोर एसिडिक कौन होगा बच्चों? बताओ अब जल्दी से। सर टू फोर डाइनाइट्रोफिनॉल। और इससे भी ज्यादा मोर एसिडिक कौन होगा बच्चों? सर टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। और इसका ऑर्डर अब आपको पूरा पता चल गया है। ये तो बच्चों आपको पूरा, देखो अगर मैं एक साथ लिख देता तो इसमें कुछ समझ नहीं आता आपको। छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, पहले प्राइमरी सेकेंड टर्चरी पढ़ाया, उसके बाद फिनॉल, उसके कंपैरिजन किया, फिर फिनॉल को किससे कंपैरिजन किया? टू नाइट्रोफिनॉल से कंपैरिजन किया। इस तरीके से आपका ये प्रॉपर ऑर्डर आपको आना चाहिए, लगाना भी आना चाहिए, और इसके रीजंस भी आपको पता होना चाहिए। एक ही रीजन बताया मैंने यहाँ पे आपको, वही रीजन सभी में लग रहा है, उस रीजन को पकड़ के रखना लैंग्वेज को, आपका मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका एसिडिक करेक्टर से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, तो या तो यहाँ से आता है, यहीं से आएगा भाई, और कहीं से आएगा ही नहीं। इस ये जो मैंने पूरा सीरीज लिख रखी है ना, या तो इनमें रीजन पूछेगा, या अरेंज करवाएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको बड़े ही ध्यान से सोच समझकर ऑर्डर लिखना है, जैसे समझ, बड़े आसान है यार, इसमें कुछ भी नहीं था। आपने समझा ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है?
देखो जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हो, इसमें एस्टर फॉर्म होता है, तो हम ये बोल सकते हैं एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब बेटा एस्टर का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया था चैप्टर के शुरुआत में, अगर आपको याद है फर्स्ट वीडियो में। RCOOR, ये हमारा होता है एस्टर। ठीक है, ईथर ROR होता है, मैंने वहीं पे पढ़ाया था ये, जब चैप्टर का शुरू किया था। बट कोई बात नहीं, 11th में पढ़ते हो आप, कोई बात नहीं। अब अभी आप RCOOR को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है, एस्टर हम तीन तरीके से बना सकते हैं, तीनों तरीके बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जो हम एस्टर बनाएंगे, वो बनाएंगे सबसे पहले एल्कोहल जब हमारा रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो क्या बनाता है सर? वो एस्टर बना लेता है। ठीक है, देखो कैसे। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, मतलब OH हमारा क्या है? एल्कोहल। ये किससे रिएक्ट करेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH। ये हो गया। यहां से हमारा क्या बनेगा? किसकी प्रेजेंस में बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बोलो आप, या H+ लिख दो एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां से जो निकलता है हमारा, ध्यान देना भाई, ये हमारा ROH एल्कोहल है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये बन जाएगा आपका एस्टर RCOOR। लेकिन यहां से बाहर क्या निकला? ध्यान देना, ये आपका बाहर निकला वाटर S2, और ये क्या बन गया भाई? एस्टर। इतना समझ आया? RCOOR यही तो बनाना है हमें। Alcohol reacts with carboxylic acid, it will form in presence of acid, it will form ester। दूसरा प्रिपरेशन देखो भाई, दूसरा है when alcohol reacts with acid halide या acyl halide बोलो आप। अल्कोहल ये रहा आपका एसिड हैलाइड का फॉर्मूला, एसाइल हैलाइड का RCOX। ये है। यहां से क्या बाहर होगा बच्चों? HX, ये भी सेम H+ के प्रेजेंस में। तो क्या बन गया आपका? RC, क्या बन गया भाई? RCOOR। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं एस्टर की, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है। और एक और बात बताऊं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि एच बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें होता है, इसी वजह से ये हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये बातें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, आपसे तो सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन पूछी जाएगी, जिसमें आप इसको भी लिख सकते हो, एस्ट्रिफिकेशन में इसे भी लिख सकते हो। और एक और है भाई, यहाँ से क्या निकला बाहर? HX। एक मैंने बोला था ना, तीन टाइप से एस्टर बना सकते हैं, 1 2, थर्ड वन देखो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बहन एल्कोहल रिएक्ट्स विद एनहाइड्राइड। अब ध्यान दो भाई, थोड़ा ध्यान दो। एल्कोहल का तो सबको पता है, ROH होता है सर। एनहाइड्राइड का बताइए बच्चों। RCOCOR, ये होता है हमारा एनहाइड्राइड। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये एनहाइड्राइड आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, RCOOR, और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई, RCO का होल ट्वाइस ओ। देखो, एक दो, RCO दो हो गए, ऑक्सीजन से कनेक्ट है दोनों। ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे हो, ऐसे हो, क्या है? एनहाइड्राइड। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चाहे आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, या आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, या आपको भाई ऐसे लिखा हुआ मिले, तीनों नोट कर लो ध्यान से। अब ये भी एसिड के प्रेजेंस में होगा भाई। ठीक है, ध्यान देना जरा, क्या बनेगा इसमें? इसमें भी वही बनेगा हमारा, सर एस्टर बनेगा। तो बच्चों देखो, ये तो आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो बना बचा आपका, ये जो बनेगा आपका, ये बन गया आपका एस्टर। एक तो इसमें एस्टर बनता है, और दूसरा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
तीनों तरीके हैं, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भाई आर के एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो आर है इसके प्लेस पे आपका ए आर एरोमेटिक भी ले सकते हैं, तब भी आपका यही बनेगा, तीनों तीनों जगह पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और एक बात और बताऊं मैं आपको, इस एनहाइड्राइड आर के प्लेस पे CH3 CH2 C2H5 कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाए, आपको सिर्फ बॉन्ड्स, आपको आर तो आपको पता है कितने ही कार्बन एटम ले सकते हैं, आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए कि बन क्या रहा है, एस्टर बन रहा है। ठीक है, तीनों समझ में आ गए अच्छे से। तीनों में एक में जो साइड प्रोडक्ट वो आपकी मर्जी है, बट मेन प्रोडक्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन और दिखा देते हैं। इतना आ गया, अब देखो ध्यान देना, एक रिएक्शन और देखो आप इसमें। इसमें क्या होता है कि आपका जब बेंजीन पे एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है अल्कोहल, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड से हो, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, एनहाइड्राइड, और ये क्या है, इसको बोलते बेंजीन पे जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, अब आपको पता है, अभी आपने पढ़ा, यहाँ देखो, अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को तो छेड़ना ही नहीं है, अल्कोहल और एनहाइड्राइड, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इन प्रेजेंस, वो भी सेम H+, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज, और यहाँ पे बनेगा एसिडाइल ग्रुप, ये जुड़ गया आपका। तो इसका जो नाम होता है इसे आप क्या बोलेंगे, एसिडाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, या आप इसे एस्पिरिन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, एस्पिरिन। ये कुछ नाम सुना सुना सा आपको लग रहा होगा, एस्पिरिन। हाँ डिस्प्रिन सुना है सर, एस्पिरिन नहीं सुना, वही है सेम। ठीक है, ये हमारा पेन किलर के रूप में दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, एस्पिरिन दिया जाता है अगर, कहाँ पे, हार्ट अटैक में। याद रखना, देखो किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है ये टैबलेट, एस्पिरिन डिस्प्रिन कोई भी टैबलेट। वैसे तो यही है, दुआ सभी से किसी को आए ना, बट अगर आपकी जानकारी में आता है किसी को, मतलब दर्द होता है, यहाँ से उठता है बेटा ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड में, और ये हार्ट की तरफ बढ़ता है पेन, तो समझ जाओ हार्ट अटैक के चांसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे दर्द होता है, ध्यान देना। यहाँ से, हाँ लेफ्ट हैंड की तरफ से दर्द होगा और ऐसे बढ़ता हुआ इस वेन में, और ये कंधे पे जाके पीछे से, और ये हार्ट की तरफ पेन बढ़ता है, ये सिम्टम है हार्ट अटैक के। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे दर्द बढ़ रहा है, ऐसे है या पेन हो रहा है, अगर ऐसा किसी को हो रहा है और यहाँ पे आकर बहुत प्रेशर लगने लगा है और दिक्कत होने लगी है, तो समझ जाओ चांसेस है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। और आपका फर्ज ये बनता है, अगर आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले 1 या 2 टैबलेट उठाओ किसी मेडिकल स्टोर से। हॉस्पिटल जाने से पहले कम से कम फर्स्ट एड तो दे दी जाए किसी को, तो वो आप एस्पिरिन टैबलेट लेके 2-3 रुपए की आती है, आप उसको 1 या 2 टैबलेट तुरंत दे दो, क्या पता हॉस्पिटल जाने तक उसको रिलीफ मिल जाए या जान बच जाए। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। चलो, तो एसिडल सैलिसाइलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन भी बोलते हैं। और एस्पिरिन क्या होता है, पेन किलर होता है, कहाँ पे दिया जाता है, हार्ट अटैक में। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने इसके तीनों पार्ट पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और थर्ड ये, और एक ये वाला पढ़ लिया हमने। कितना पढ़ लिया आपने, बोलो भाई। हाँ सर पढ़ लिया। एसिडिफिकेशन हो गया खत्म। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद, किससे, बताओ भाई, बुक आपके सामने है, किससे पढ़ेंगे अब जल्दी बताओ। सर अब पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। हाँ, एक बात बताऊं, अभी ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है हमारा ग्लूकस रिएजेंट, का रिएजेंट जो है वो है
कंसंट्रेशन जिंक क्लोराइड प्लस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये हमारा लूकस रिएजेंट है। जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl। लूकस रिएजेंट हमारा काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा लूकस रिएजेंट हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं लूकस रिएजेंट? प्राइमरी, सेकेंड, टर्चरी एल्कोहल को। जैसे समझना ध्यान से भाई, हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। अब इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है। तीनों में क्या है? अल्कोहल कलरलेस। अब हमें कैसे पता किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्चरी है? तो हम क्या करेंगे, तीनों में हमने जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl विच इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको, लूकस रिएजेंट। तीनों में हमने थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया। जिसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इट मींस ये प्राइमरी है सपोज, इसमें हमारा सेकेंडरी है और इसमें क्या है, टर्चरी। तो प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसमें इमीडिएटली। इसमें टर्चरी अल्कोहल होगा, उसमें तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। अब सर टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी मतलब एक जैसे झाग बन जाते हैं या बेकार सा सॉल्यूशन, उसे हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो ल्यूकस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल। याद रखना, डिस्टिंग्विश टेस्ट है, आता है पेपर में। आंसर कैसे करोगे बताता हूँ वो भी आपको, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताता हूँ भाई। पहले ये समझ लो आप, अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी अल्कोहल है और हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल है, और हमें ये फाइंड आउट करना है किसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्चरी है। तो हमें सबसे पहले उनको, जैसे टेस्ट ट्यूब ले लो आप लैब में, अगर आपके पास स्कूल में लैब है, तीनों में अल्कोहल डाल लो, प्राइमरी, सेकेंड, टर्चरी, लूकस रिएजेंट लाओ, तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल दो, 4-5 ड्रॉप, 4-5 ड्रॉप सभी में डाल दो, 4 to 5 ड्रॉप्स। अगर जिसमें टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस हो रही है जिस टेस्ट ट्यूब में, इट मींस विच टेस्ट ट्यूब या विच कंटेनर कंटेन्स टर्चरी अल्कोहल, जिसमें 10 से 15 मिनट ले रहा है, वो सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें होगी ही नहीं, और होगी तो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगी, तो इट मींस वो प्राइमरी अल्कोहल है आपका। समझ में आ गया आपको हाउ यू विल डिस्टिंग्विश द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्चरी अल्कोहल? विच reagent is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol? सर लूकस रिएजेंट। एंड लूकस रिएजेंट का नाम वो बताओ भैया, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दो क्वेश्चन कैसे आता है इसका। क्वेश्चन देखो, बोर्ड में, बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, बोर्ड का क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन, प्रोपेनवानॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये क्वेश्चन आगे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप कैसे करोगे डिस्टिंग्विश? देखो, सबसे पहले आप कंपाउंड कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोपेन वन ऑल, स्ट्रक्चर बनाओ इसका। क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये है ना, 1 2 3, प्रोपेन वन ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब
टेस्ट कौन सा लगाओगे भाई? और यहाँ आ गया आपका रिजल्ट। तो टेस्ट आपने लगाया, लूकस टेस्ट। लूकस रिएजेंट भी लिख दो, ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, जब डिस्टिंग्विश करोगे तो ऐसा नहीं है कि दो टेस्ट लगाओगे आप एक ही क्वेश्चन में। एक ही टेस्ट आपको लगाना है। के लिए भी ये हो गया लूकस टेस्ट, और यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? लूकस टेस्ट। अब आप बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। और ये कौन सा है बताओ? टर्चरी अल्कोहल है। अब लूकस रिएजेंट किस, अभी अभी हमने पढ़ा, टर्बिडिटी किस में देता है? टर्चरी अल्कोहल में, और प्राइमरी में नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिजल्ट में क्या आएगा बच्चों बताओ? नो टर्बिडिटी प्रोड्यूस, या नो रिएक्शन आप लिख दो विद प्राइमरी अल्कोहल के साथ। और इसमें क्या आएगा? टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली। आपकी कोई मार्क्स नहीं काट सकता है बोर्ड में अगर आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, प्रॉपर तरीके से आप समझाओगे कि भाई प्राइमरी कंपाउंड लिखे आपने कौन कौन से, टेस्ट लिखा प्रॉपर, एक टेस्ट देगा एक टेस्ट नहीं देगा, तभी तो डिस्टिंग्विश होगा। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करो, कौन सा दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, और ये टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और जब आप सारे टेस्ट याद कर लोगे, एल्डिहाइड, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइंस या अल्कोहल का, आते हैं भाई जरूर आते हैं, सारे याद करने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा, क्या आंसर लिखना है ये भी बताऊंगा, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी समझो। और जिस बच्चे ने इसके बाद इसकी रिएक्शन भी लिख दी, वो सोने पे सुहागा। इस तरीके से ये आंसर लिखना है, फालतू का नहीं लिखना है कि प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट गिव टर्बिडिटी एंड टर्शियरी अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी, खत्म। भाई बताओ, टेस्ट बताओ, लिखो रिएजेंट लिखो, फिर ये बताओ इसके साथ कौन सा है, ये नहीं बताओगे तो नहीं होगा, मार्क्स कटते हैं। अच्छे मार्क्स अच्छी कॉपी में, अच्छे मार्क्स तभी मिलते हैं जब कॉपी आप अच्छी तरीके से लिखते हो। ठीक है, इतना आ गया आप सभी को समझ में? चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विद फोस्फोरस ट्राईहेलाइड पेंटाहेलाइड, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो आप। हाँ तो ठीक है, भाई ये समझ में आ गया आपको? एल्कीन। चलो देखो, ये कौन सा है? इथेनॉल। आप ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल ले लो चाहे, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो इसमें यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी, इट मीन्स आप यहाँ से निकालो हाइड्रोजन ये वाला, या इधर से किधर से निकाल लो। और एक बात बता दो, इसके पास दो ऑप्शन हो गए तो आपको, आप 85% फोस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, H3PO4, या सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, और 440 केल्विन टेम्परेचर यूज कर लो, हीट। आपका यहाँ पे क्या बन जाता है? एल्कीन। अच्छा ठीक है, और टर्चरी में तीन ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों आपके पास, यहाँ से निकालो इधर से निकालो हाइड्रोजन, या इस वाले से निकालो, आप किसी से भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे तो आप 20% आप फोस्फोरिक एसिड भी यूज करोगे तब भी आपका चल जाएगा, 358 केल्विन पे आपका बनेगा, आपको एल्कीन ही। इतना क्लियर हो गया? अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी अल्कोहल से एल्कीन, इसका भी मैकेनिज्म पूछा जाता है पेपर में, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, एक पढ़ाते पढ़ाते एक बात याद आ गई, मैं कल क्लास में बता रहा था बच्चों को कि भाई अगर तूने देख ठान लिया है तेरे को पढ़ना है, ठीक है, तूने अगर ठान लिया है तेरे को पढ़ना है, तो फिर तू पढ़ लेगा। तेरे को अगर अपने घर की परिस्थितियां पता है, फिर तू पढ़ लेगा। एक बच्चा बोल रहा था, सर पढ़ने का मन नहीं करता है, ऑफलाइन पढ़ा रहा था मैं बच्चों को कुछ, तो बोल रहा था सर पढ़ने का मन नहीं करता है, ये नहीं करता है वो नहीं करता है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैं बोल रहा था उसको, सर बड़ा समस्याएं चल रही है लाइफ में, ये चल रहा है वो चल रहा है, मतलब काफी परेशान था वो, पारिवारिक पारिवारिक को लेकर, परिवार को लेकर। तो मैं उसको बता रहा था, बेटा देख ये सारी समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन तेरे को अपना मेंटल पीस नहीं खोना है, तेरे को पढ़ना है, तेरे को पढ़ना है। जैसे मैं उसको बता रहा था, एक सुनाता हूँ आपको, इगोइस्टिक वे में मत लेना इसको, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे में लेना, कि एक
होता है, लड़का होता है, वो घर के बाहर खड़े होते हैं, उसकी पूरी फैमिली, और उनके घर में आग लग जाती है। बच सब जाते हैं, सब बच जाते हैं, उनके घर पे आग लग जाती है, घर जल रहा होता है। तो उसके अंदर से वो बताता है अपनी फैमिली को, बोलता है, मतलब एक अंदर से आवाज आती है उसके घर की, बता रहा होता है, मेरा सब कुछ जल गया, मेरा सब कुछ जल गया, पूरा घर, पर्दे, कपड़े, लत्ते, सब कुछ जो भी था, और बच गया मैं, तो क्या जल गया, और बच गया मैं, तो क्या जल गया, ये सब चीजें दोबारा बन जाएंगी। बट तू इतना कैपेबल होना चाहिए कि भाई तू बना सके, ठीक है। आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम उसको खड़ा कर सको, उसको बना सको दोबारा। फैमिली मेंबर नहीं जाना चाहिए। तो भाई उस माइंड सेट से ना पॉजिटिव वे में आपको पढ़ना है, आपको कामयाब बनना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। ये रिएक्शन हो कैसे रही है भाई, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैंने मैकेनिज्म इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा है, तो मैकेनिज्म की सारी बातें बता रखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, तो ध्यान देना भाई, ठीक है। क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म कौन सी रिएक्शन का है? अल्कोहल टू एल्कीन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखने, एरोज लगानी प्रॉपर तरीके से, सब कुछ ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ध्यान दो। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाने आप सभी को पता है अच्छे से, ठीक है। ओ एच लग रहा है भाई, ओ एच, दो कार्बन है, इथेनॉल या अल्कोहल आप लिख दो। एच प्लस, एरो किधर को लगाएंगे बताओ, किधर लगेगा एरो? सर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एज ऑलवेज, ये लॉन पे डोनेट करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो सब एज इट इज, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे, अल्कोहल वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड नेटेड अल्कोहल, ठीक है। स्टेप टू, ध्यान देना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखो या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो आपकी मर्जी है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बताओ उसको भाई, नेटेड अल्कोहल को। से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन डिपॉजिट, यहाँ से बाहर हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए आपका, आपका एल्कीन बन जाएगा। भाई देखो, ध्यान ध्यान से यहीं पे बना देते हैं, ये तो लिख दिख रहा है ना साफ साफ आपको। चलो स्टेप थर्ड, आओ कार्बोकेटाइन को भाई, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? डी प्रोटोनेशन,
क्या बन गया भाई? एल्कीन। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, H प्लस के पास एरो लगाया आपने। के बाद क्या बाहर निकला? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। और फिर एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया आपने, डीप्रोटोनेशन, तो एल्कीन बन गया। आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आपके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ टू फॉर्म इथीन या टू इल्ड इथीन फ्रॉम इथेनॉल। वही आपने पढ़ा है अभी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी दे रखा है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक स्टेप अच्छे से लिखना है, प्रॉपर एरो दिखाने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाना है मैकेनिज्म। 2 या 3 मार्क्स में आता है। या तो एल्कीन से एल्कोहल आएगा या एल्कोहल टू एल्कीन, दोनों मैकेनिज्म मैंने पढ़ा दिए हैं। एक आपको पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में एल्कोहल फिनोल ईथर की, जिसमें एल्कीन से हम एल्कोहल बना रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान। एक केमिकल प्रॉपर्टीज के दौरान पढ़ा है जहाँ पे एल्कोहल से एल्कीन बनाने हैं। इन दोनों में से एक आता है, बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब पढ़ेंगे भाई, इसके बाद क्या पढ़ेंगे मैकेनिज्म पढ़ने के बाद? नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको पढ़ा है ऑक्सीडेशन, ध्यान दो, चलो याद याद करा देता हूँ। अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, क्या बनता है बच्चों? एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके रिडक्शन से ये, इसके रिडक्शन से ये। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आप ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनता है सर, और रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये सब चीजें आपको इस तरीके से पढ़नी है, समझनी है। बहुत सारे कन्वर्जन इसी के बेस पे डायरेक्ट आते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करो अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का आप, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन, और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान दो। क्या पढ़ रहे हैं हम? सर, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन किसका? अल्कोहल का। बताओ, ये रहा हमारा अल्कोहल। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर लो, क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन गया सर। और इसका भी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वहीं पे अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका भी आप किसी से ले लो, या और कोई ले लो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं इसको। आपका क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ऑक्सीडेशन तो आसान है। इसका भी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अभी पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भूलना मत भाई, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला है। मतलब आपको थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूलने वाली चीजें नहीं है। एक एक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। चलो, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? फिनॉल की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल की पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखो,
बेंजीन पे OH को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिनॉल बोलते हैं सर। इसका नाइट्रेशन कराएं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। तो हमें ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। पैरा प्रोडक्ट। मेजर कौन सा होता है भाई? पैरा होता है सर। मेजर पैरा होता है, ये माइनर होता है। ठीक है। अच्छा, एक ध्यान देना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अभी समझाते हैं आपको। जैसे हमें ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है, ये सेपरेट करने हैं, अलग अलग करने हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट को। तो हम कौन से मेथड से अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे? बताओ भाई। जैसे ध्यान दो, ये तो बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो ऑर्थो में होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। और इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अगर हमें सेपरेट करने हैं, अलग अलग करने हैं, तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, इसे बोलते हैं स्टीम वॉलेटाइल। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में विच वन इज स्टीम वॉलेटाइल एंड व्हाई? कौन सा स्टीम वॉलेटाइल और क्यों? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आता है भाई, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, विच वन, विच आइसोमर, बुक में भी है, विच आइसोमर विल बी स्टीम वॉलेटाइल एंड व्हाई? 2 मार्क्स में आता है। कौन सा स्टीम वॉलेटाइल है, विच वन या विच आइसोमर, और क्यों है? आंसर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल। 2-2। क्या होता है उसमें? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, दोनों में से कौन सा स्टीम वॉलेटाइल है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों स्टीम वॉलेटाइल है? क्योंकि यह क्या बनाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से हमारा ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। इतना समझ में आ गया भाई? ये क्वेश्चन आ गया। देखो, साथ के साथ सारे क्वेश्चन करवाता हुआ चल रहा हूँ, जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस आपको कॉपी लेकर पेन लेकर लिखते रहना है और ध्यान से पढ़ते रहना है। समझ में आएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा सर क्या पढ़ा रहे थे। वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पढ़ा रहा हूँ आपको। कितना हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, मतलब हमारा नाइट्रेशन हो गया विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अब
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ देखो, नाइट्रेशन ये बेटा, अगर फिनॉल का हम नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, या आप कंसंट्रेटेड क्या बोलो, नाइट्रिक एसिड, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है, ये तीनों पोजीशंस पे नाइट्रो जाता है, का नाम क्या हो जाएगा भाई, बताओ आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है। क्वेश्चन ऐसे आएगा जो कन्वर्जन का आएगा, कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पता होगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अब आया समझ में, अगर क्वेश्चन आया कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करा देना है, आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा। आगे समझ में, जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, हेलोजिनेशन, देखते रहो बुक में भी। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन, चलो ध्यान दो, फिनॉल का हेलोजिनेशन पढ़ेंगे भाई, ठीक है, फिनॉल R2 से रिएक्शन बढ़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, याद रखना, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन बढ़ रहे हैं, क्या हेलोजिनेशन बोलो, फिनॉल का, तो हमारा सिंपल एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं सर, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही क्यों बन रहे हैं, तो भाई इसलिए बन रहे हैं जो बेंजीन पे OH ग्रुप है, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ये जो OH ग्रुप है हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्लास 11 में पढ़ाया होता है, ठीक है, समझ में आ गया, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट है आपका हेलोजिनेशन के बाद इसी में ही, इसी का पार्ट, वहीं पे अगर फिनॉल का हेलोजिनेशन ब्रोमीन वाटर के साथ, ऐसे आएगा लिखा हुआ, या तो 3Br2 या फिर ब्रोमीन वाटर, या फिर और Br2H2O की प्रेजेंस में भी आ जाए, तो आपका क्या बनता है भाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने वो पढ़ा था ना नाइट्रेशन वाला, सेम ये है, यहाँ पे बनता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, ध्यान दो भाई, जैसे नाइट्रेशन पढ़ा था हमने अभी, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर हम इसके साथ कर रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन रहा है। वहीं पे अगर हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन हम कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। वहीं पे फिनॉल का अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहे हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन रहा है। याद रखना भाई, क्वेश्चन आता है, या तो भाई क्वेश्चन आएगा आपका इसके लिए, कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट लिखने के लिए, या फिर आपसे इक्वेशन लिखवाएगा कि फिनॉल की व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, या फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है भाई, एक एक चीज से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है।